सुप्रभात विद्यार्थियों। समास की आज की कक्षा में हम लोग बातें करेंगे द्विगु और द्वंद्व समास की। इसके पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने तत्पुरुष, अव्ययी भाव और कर्मधारय समास की चर्चा की है। द्विगु समास किसे कहते हैं, आज इसे समझते हैं उदाहरणों के साथ। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान से समझिए, मैं आपको इसे विस्तार में समझाने की कोशिश करती हूँ। वह समास जिसका पूर्व पद, मैंने आपको बताया था कि हर समासिक पद जो होता है उसमें दो पद मिले हुए होते हैं, एक प्रथम पद और एक उत्तर पद। तो पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। संख्यावाचक विशेषण को उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे होना चाहिए। और पूरा पद, दूसरी बात इसमें कही गई है कि और समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराना चाहिए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अगर संख्यावाचक कोई चीज़ रहता है, कोई बात अगर संख्या में कही गई रहती है, तो वह समूह का या एक से अधिक होने का बोध कराता है। जब ऐसे शब्द या ऐसे पद पूर्व पद के रूप में आए जो समस्त पद को किसी समूह या संख्या से बांध दें या संख्यावाची बना दें, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, दोपहर में दो संख्यावाची शब्द है। इसका मतलब होता है दो पहरों का समाहार, यानी सुबह और शाम, दोपहर। यह सब जो दूसरा पहर जिसे कहते हैं, यानी दो पहरों का जहाँ समाहार होता है, उसे हम लोग दोपहर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो शब्द संख्यावाची है। आगे बढ़ते हैं। चौराहा यानी चार राहों का समूह, उसे हम लोग चौराहा बोलते हैं। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, त्रिकोण। इसका इन सभी उदाहरणों में आपने देखा होगा कि प्रथम पद या तो चौराहे का चौ हो, या फिर त्रिकोण का त्रि हो, या चतुर्भुज का चतुर हो। ये सारे प्रथम पद यानी पहले आए हुए जो पद हैं, शब्द हैं, ये सारे पद संख्या बता रहे हैं। अब किसकी संख्या बता रहे हैं, यह उत्तर पद में पता चलता है। चौराहे का चौ पूर्व पद किसकी संख्या बता रहा है, राहों का। त्रिकोण का त्रि पूर्व पद किसकी संख्या बता रहा है, कोणों का। त्रिभुज का त्रि संख्यावाची पद किसकी संख्या बता रहा है, भुजाओं का, भुजाओं का। इसी तरह से और भी शब्दों को हम देखेंगे। जैसे पंचतंत्र, इसमें तंत्र जो है वह एक शब्द है जो किसी व्यवस्था को, कथा को बता रहा है। और पंच का मतलब पांच का समूह, यानी संख्यावाची एक शब्द है। तो जो पांच तंत्रों का समाहार होता है, उसे हम पंचतंत्र कहते हैं। ठीक इसी तरह सप्ताह, सप्त इसमें प्रथम पद है, आह इसमें द्वितीय पद है। तो प्रथम पद सप्त का अर्थ होता है सात। तो 7 दिनों के समूह को हम लोग सप्ताह कहते हैं। आगे बढ़िए। शताब्दी, शत का मतलब 100 और अब्दी का मतलब
साल या वर्ष, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 वर्षों के समूह को हम शताब्दी कहते हैं। आपने स्पष्ट देखा होगा इन समस्त उदाहरणों में कि प्रथम पद संख्या को बता रहे हैं और द्वितीय पद जिसकी संख्या बताई जा रही है उसके सूचक हैं, चाहे वह राह हो, चाहे आ हो, चाहे अवधि हो, चाहे कोण हो, या फिर भुजा हो, या फिर इसी तरह के और भी उदाहरण हो सकते हैं। आप अपने स्तर से उदाहरणों को सोचिए। मैं एक और उदाहरण आपके लिए बता दे रही हूँ। दशानन, रावण को दशानन कहा जाता था। 10 हैं आनन जिसके, यानी 10 मुख वाला जो होता है उसे दशानन कहा जाता है। आपने दशहरा में देखा होगा जब दशमी में रावण वध होता है तो रावण के 10 मुख उसमें पुतलों में बनाया जाता है। रावण के पुतलों में 10 मुख बनाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 मुखों के समूह वाला जो व्यक्ति है वह दशानन है। इसी तरह से आप और उदाहरणों को देखेंगे। ठीक है, हम लोग अगले समास की ओर चलते हैं, अगले प्रकार के समास की ओर। और अगले प्रकार का समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा देखें। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों और दोनों पद को मिलाते समय और अथवा एवं योजक एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं तो उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न जल, अन्न जल यानी अन्न और जल। ठीक है। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंक, राजा और रंक। देश विदेश, देश और विदेश। इन सभी उदाहरणों में एक ख़ास बात आपको देखने में आई होगी, वह यह है कि इसमें और, इत्यादि, अथवा, एवं, तथा जैसे शब्द नहीं लगे हैं, जबकि लगने चाहिए थे। सामान्य बोलचाल की भाषा में लगने चाहिए थे। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं, एक आध उदाहरण और हम लोग लेते हैं अपने आम जीवन से। हम लोगों ने देखा है, हम लोग माता पिता बोलते हैं, जबकि कहना क्या चाहिए? माता और पिता। मेरे माता पिता आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह के हमें कहना चाहिए था मेरे माता और पिता आ रहे हैं, पर हम ऐसा नहीं कहते हैं। तो ऐसे समासिक पद, तो ये सिर्फ एक चिन्ह से, ये डैश या योजक चिन्ह जिसे कहते हैं, उससे ये जुड़े रहते हैं। हम 5 भाई बहन हैं, यानी भाई और बहन हैं कहना चाहिए, पर और को हटाकर एक योजक चिन्ह से जब भाई बहन को जोड़ दिया जाता है, माता पिता को जोड़ दिया जाता है, सुख दुख जैसे शब्द को जोड़ दिया जाता है, दिन रात जैसे शब्द को जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ उस जुड़े हुए शब्द समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है। तो ये सारे उदाहरण हैं। अब ये द्वंद्व समास का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों का महत्व बराबर होता है, और दोनों जब उच्चरित होते हैं तो इन दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह होता है और दोनों को एक शब्द की तरह उच्चरित किए जाते हैं, यानी बोले जाते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं
जिसे हम आम जीवन में प्रयोग करते हैं। मैंने बहुत सारे उदाहरण इस PDF से अलग भी आपको बताया है और मैं चाहूँगी कि आप भी ऐसे उदाहरणों की खोज करें और आप उसकी एक लिस्ट बनाएं। तो चलिए, आज का होमवर्क आपका यही है कि द्विगु समास के 10 शब्द लिखें और उसका समास विग्रह करें, और द्वंद्व समास के भी 10 शब्द लिखें और उसका समास विग्रह करें। तो बच्चों, आज की कक्षा हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में और समास के नए प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर में बने रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।